दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 24 के आगाज में अर्तुगरुल आर्तुगबे और दुआन हाली बाजार आते हैं। तब अर्तुगरुल तुर्गुत से पूछता है कि क्या सूरत हाल है। इस पर तुर्गुत कहता है कि भाई हर एक पत्थर को धोकर साफ कर दिया है, तमाम कमरे नए कर दिए हैं। बमसी कहता है कि भाई सूर का गोश्त फेंक दिया है और किचन पाक कर दिया है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत से पूछता है कि ताजरों की क्या सूरत हाल है। तुर्गुत कहता है कि भाई सब बहुत खुश हैं। अर्तुगरुल कहता है कि अब इस बाजार में अच्छाई की इज्जत अफजाई होगी और यहाँ सब जो बुराइयां हैं उन्हें हम खत्म करेंगे। आर्तुगबे कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का बाजार देखा तो नए बाजार के क़याम की बजाय उन्होंने नए कानून नाफिज किए। ऐसे बाजार जो हिसाब में फर्क, कर्जों को बढ़ाने और जो गैर कानूनी काम में मुलविस हों, जुल्म है। इसलिए अर्तुगरुल साहब मैं तजवीज़ करूंगा कि बाजार और तिजारत का निगरान नामजद करना बहुत ही जरूरी है। अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है आर्तुगबे साहब, एक ईमानदार आदमी को ढूंढे जो हिसाब किताब की जांच पड़ताल कर सके। इसके बाद आर्तुगबे वहां से चले जाते हैं और बाकी सिपाही भी अपने अपने काम के लिए वहां से चले जाते हैं। और इसी दौरान वहां अर्तुगरुल के पास हाजतुर्यान आता है और वो सोने से भरी थैली अर्तुगरुल को देकर कहता है कि मैंने सोचा जब मैं फराहमी के लिए आऊँ तो ये भी आपको सुपुर्द कर दूं। अर्तुगरुल खुश होकर हाजतुर्यान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपकी हिफाजत को यकीनी बनाना जरूरी है, इसलिए मैं गंगूत और समसा को आपके साथ कान की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए भेजूंगा। वो जो हाली बाजार का इंतकाम लेना चाहते हैं वो कान पर भी हमला कर सकते हैं। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है कि समसा और गंगूत को बताना कि हर वक्त होशियार रहें। यह सुनकर तुर्गुत वहां से चला जाता है और हाजतुर्यान अर्तुगरुल से कहता है कि हजूर आप मुझे सोना पिघलाना है, आप एक बार मेरे मेहमान बने, अगर आप कान पर आएंगे तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि उस्ताद हाजतुर्यान आप सही कह रहे हैं, आज मैं पहले जिरगे के बाद आऊंगा। ये सुनकर हाजतुर्यान बहुत खुश होता है। तुर्गुत गंगूत और समसा के पास जाकर कहता है कि कान की हिफाजत अब तुम्हारे हवाले है। ये सुनकर गंगूत कहता है कि आप फिक्र ना करें। इसी दौरान वहाँ हाजतुर्यान आता है और कहता है कि मेरे बहादुरों, क्या आप तैयार हो? तब बमसी कहता है कि सिपाही तैयार हैं। सराय में अर्तुगरुल दुंदार के साथ मौजूद होता है। इसी दौरान आर्तुगबे अलेको नामी ताजिर को अर्तुगरुल के पास लेकर आते हैं। तब आर्तुगबे अर्तुगरुल से कहते हैं कि अलेको इस बाजार का नौजवान ताजिर है। तब अर्तुगरुल अलेको को एक किताब देता है और कहता है कि तुम्हें पता होगा कि इस किताब में क्या कलम बंद है। अलेको किताब देखने के बाद कहता है कि इसमें छोटे ताजिरों के दस्तावेजात हैं, हजूर बड़े ताजिर दूसरी किताब में होंगे। इस पर अर्तुगरुल उसे एक और किताब देते हैं। अलेको वो किताब देखने के बाद कहता है कि इस किताब में बड़े काफिलों की आमद और रवानगी के दस्तावेजात हैं कि कौन सा ताजिर सिमोन का कितना कर्जदार है, लेकिन ये इतना पचीदा है कि जब तक उसे तरतीब ना दी जाए तो गलतियां मुमकिन हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है अलेको, तुमको जो जरूरी लगे वही करो, तुम इन किताबों को भी अच्छी तरह जानते हो और इसके साथ साथ बाजार और ताजिरों को भी अच्छी तरह जानते हो। ये सुनकर अलेको कहता है कि हजूर मैं ईसाई हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि तुम एक अच्छे और ईमानदार ताजिर भी हो। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो उन्होंने काबा की चाबी उसामा बिन तलहा के हाथ में दी जो उनके खिलाफ लड़े, मगर उसामा बिन तलहा ईमानदार और रहमदिल आदमी थे। फिर आर्तुगबे कहते हैं कि अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान पाक में फरमाया है कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। फिर अर्तुगरुल अलेको से कहता है कि हमारा दीन कबलियत पर इन्हसार करता है। इसके बाद अर्तुगरुल दुंदार को इशारा करता है तो दुंदार सारी किताबें अलेको के हवाले कर देता है। दूसरी जानिब असलहान खतून हाली बाजार में कारखाने वाली जगह पर मौजूद होती हैं। इसी दौरान वहाँ अलियार आकर असलहान से कहता है कि मेरी बहन तुमने यहाँ आकर अच्छा किया और कारखाने की क्या सूरत हाल है। असलहान खतून कहती है कि खवातीन बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कारखाना अच्छा चल रहा है। फिर अलियार कहता है कि बहन मैंने कुछ मामलात पर अर्तुगरुल साहब से बातचीत करनी है। इसके बाद अलियार वहाँ से चला जाता है। अर्तुगरुल सराय में तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं और सब सिपाहियों को नक्शा दिखाकर समझाते हैं कि हमने कहाँ कहाँ हिफाजती इक़दामात के लिए अपने सिपाही तैनात करने हैं। तब अलेको अर्तुगरुल को बताता है कि जल्दी कुस्तुनतुनिया से यहाँ काफिला पहुँचने वाला है। अगर वो काफिला बाहिफाजत बाजार पहुँचता है तो ये काफिला दोबारा भी आता रहेगा। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि इस मामले के लिए सिपाही गश्त करेंगे, हम इस इलाके की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। फिर अर्तुगरुल दुंदार से कहता है कि इस इलाके की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है।
इसी दौरान वहाँ अलियार आकर अर्तुगरुल से कहता है कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है। इस पर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही चले जाते हैं और अर्तुगरुल और अलियार बैठ जाते हैं। अलियार अर्तुगरुल से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा फैसला किया होगा। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मैं अपना फैसला बताने से पहले आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने कल सराय में तमाम तुर्क कबीले के सरदारों को जिरगे के लिए दावत दी है, जानदार साहब को बता देना। फिर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, हम मुत्तहिद और मजबूत होना चाहते हैं। सराय और बाजार अब आपके हाथों में है। ताहम इस वाक़े से कराचाईसर का गवर्नर भी परेशान है और आप भी काबू और पुरतशद्दद डाकुओं को मत भूलें। यह सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि मुझे तुर्क कबाइल की दूर अंदेशी पर एतमाद है। इस पर अलियार कहता है कि तुर्क कबीले मेरे बाबा के वफादार हैं। अगर वो बेचैन हुए तो वो गालबन ये देखेंगे कि मेरे बाबा क्या कहते हैं। जितना जल्दी हो सके मेरे बाबा की पेशकश के मुतालिक जवाब दें। मैं बाबा की नाराजगी से खौफजदा हूँ। फिर अर्तुगरुल कहता है कि अलियार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जानदार की पेशकश ने मुझे निहायत इज्जत बख्शी। फिर अलियार कहता है कि शुक्रिया अर्तुगरुल साहब, आपने क्या फैसला किया। दूसरी तरफ कारखाने में खवातीन काम कर रही होती हैं। इसी दौरान असलहान खतून के पास जाकर कहती है, अरे खतून, तुम क्या कर रही हो? इतने अरसे के बाद भी तुम गलत सिलाई कर रही हो। क्या तुम हमें शर्मिंदा करवाना चाहती हो? ये सुनकर वो खतून असलहान से कहती है कि मुझे मुआफ करना, मैं ये सिलाई हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। इस पर असलहान खतून कहती है कि तुम हमेशा गलत तरीके से सिलाई करती हो। इतने में वहाँ हलीमा सुल्तान भी आ जाती हैं और असलहान से कहती हैं कि तुम पुरसकून हो जाओ। खतून की कोई गलती नहीं और उसकी सिलाई भी ठीक है। अगर कुछ गलत होता भी है तो उसे बताना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। यह सुनकर असलहान खतून कहती है कि जब हमारी कलीनें फ्रांकिश के हाथों टुकड़ों में बिखर जाएंगी तो फिर सबकी जिम्मेदार तुम होगी हलीमा सुल्तान। ये कहकर असलहान वहाँ से चली जाती है और इसके बाद चुल्पान आकर हलीमा सुल्तान से कहती है कि उसे मुआफ करना, क्योंकि अर्तुगरुल साहब ने जानदार की पेशकश का अभी तक जवाब नहीं दिया। असलहान इसी वजह से गुस्से में है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती है कि कैसी पेशकश? फिर चुल्पान कहती है कि आपको पता है कि अब दोनों कबीलों को एक दूसरे की जरूरत है। इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए जानदार साहब असलहान की शादी काई कबीले में करना चाहते हैं। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि वो अपनी बेटी किसको देना चाहते हैं। फिर चुल्पान कहती है कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल को। यह सुनकर हलीमा सुल्तान के पांव तले जमीन निकल जाती है और गमजदा होकर वहां से चली जाती है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल अलियार से कहता है कि जानदार साहब की इस मुअज़्ज़ज़ पेशकश को कबूल करना नामुमकिन है। हमारा इत्तेहाद होना इस शादी के बगैर भी मजबूत हो सकता है। ये सुनकर अलियार खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्यों अर्तुगरुल साहब, आपने इस पेशकश को क्यों मुस्तरद किया? फिर अर्तुगरुल कहता है कि ना ही ये सराय ना ही पूरी दुनिया एक प्यार करने वाले दिल से ज्यादा कीमती नहीं। मैं हलीमा सुल्तान के अलावा किसी फूल की खुशबू नहीं ले सकता और मैं असलहान खतून को इस मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहता और बाजार की इंतजामिया के तौर पर आपको बाजार में तिजारत के लिए कोई कीमत नहीं देनी होगी। जानदार साहब को बता देना, ये मेरा फैसला है। ये सुनकर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल साहब एक दफा बोले हुए अल्फाज माजी का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन आपका फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब से मैं कुछ भी करने में बेबस हूँ। फिर अर्तुगरुल कहता है कि दोस्ती और रफाकतदारी वफादात पर कायम नहीं रह सकती, ये वफादारी पर कायम रहती है। फिर अलियार कहता है कि हम आपको एक पोल मुहैया करना चाहते थे, लेकिन आपने कबूल नहीं किया। मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ, ताम मेरे बाबा और भाई क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम। इसके बाद अलियार अर्तुगरुल से हाथ मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हलीमा सुल्तान वहाँ आती हैं। अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान को परेशान देखकर कहता है कि हलीमा सुल्तान क्या बात है? फिर हलीमा सुल्तान कहती है कि कुछ नहीं, आपकी याद आई तो मैं आपको मिलने चली आई। अर्तुगरुल कहता है कि अच्छा किया तुमने। इसी दौरान वहाँ अर्तुग बे आकर अर्तुगरुल से कहती हैं कि हजूर एक अहम मामला है। ये सुनकर हलीमा सुल्तान वहाँ से जाने लगती है तो अर्तुगरुल उसको रोकता है और कहता है कि हलीमा सुल्तान बैठो, कुछ देर बाद बात करते हैं। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि मुझे अहम मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे कारखाने में काम है। ये कहकर हलीमा सुल्तान वहाँ से चली जाती है। फिर अर्तुग बे अर्तुगरुल से कहती है कि सुल्तान का जासूस यासिल वादी में आपसे मिलना चाहता है और वो ये भी चाहता है कि आप अकेले आएं। दूसरी तरफ अलियार कबीले में जाकर सरदार जानदार और उराल को अर्तुगरुल का फैसला बताता है। अर्तुगरुल का फैसला सुनकर सरदार जानदार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अर्तुगरुल ने अपना रास्ता बना लिया है। वो समझता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। मेरे बेटो, हम उसे दिखाएंगे कि वो चौधार कबीले के बगैर इन जमीनों पर खुश नहीं रह सकता।
پھر اورال کہتا ہے کہ بابا ارطغرل خاموشی اور محتاط طریقے سے ہم میں آیا اور ہمیں دھوکہ دیا، ہم نے اسے یہ سب کچھ کرنے دیا۔ پھر جاندار کہتا ہے کہ جب یہ بھی کافی نہ ہوا تو اس نے میری پیشکش بھی مسترد کر دی۔ اورال کہتا ہے کہ ارطغرل اپنی اوقات بھول گیا ہے اور وہ کون ہوتا ہے جاندار کی پیشکش مسترد کرنے والا۔ یہ سن کر الیار غصے سے اورال کو کہتا ہے کہ اس کے باوجود ہم انصاف کو نقصان پہنچائے بغیر ہم اپنے راستے پر چلتے رہیں گے۔ یہ سن کر اورال غصے سے الیار کو کہتا ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے، تم ہمارے خلاف کھڑے ہوگے۔ یہ سن کر جاندار دونوں کو غصے سے خاموش کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں ان زمینوں پر ہجرت کر کے آیا وہ سب کچھ جو میں کرنا چاہتا تھا ارطغرل نے وہ سب کیا، اور وہ اپنے شکار کا گوشت چیرے بغیر جانے نہیں دے گا۔ سرداروں کو سرائے میں دعوت دے کر یقینی طور پر وہ سربراہ بننا چاہتا ہے، وہ سربراہ بن کر ان زمینوں کی قسمت اپنے ہاتھوں میں لکھنا چاہتا ہے۔ اب چودار قبیلے کے سردار جاندار کے دانت دکھانے کا وقت ہے۔ ارطغرل دیکھے گا کہ وہ میرے بغیر کچھ نہیں ہے، میں اسے دکھاؤں گا کہ مجھے پامال کرنا کیا ہوتا ہے۔ پھر جاندار اورال سے کہتا ہے کہ اب وقت ہے وہ کام کرو جس کی تم بات کر رہے تھے، اب ارطغرل کی اسی کی اوقات دکھانے کا وقت ہے۔ اورال بیٹا اپنی تلوار تیز کرو، ہم ارطغرل کو سزا دینے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر الیار بہت پریشان ہوتا ہے اور اورال کہتا ہے کہ بابا آپ فکر نہ کریں۔ دوسری جانب حائمہ خاتون سرداری خیمے میں موجود ہوتی ہیں۔ اسی دوران ان کے پاس ارطغرل آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان حلیمہ سلطان کہاں ہے؟ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہے کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے جلد سونے چلی گئے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ امی جان میں نے جاندار کو اپنا جواب دے دیا، میں نے کہا دونوں قبیلوں کے اتحاد و یکجا ہونا شادی کے بغیر بھی مضبوط ہوگا۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہے کہ اب جاندار ہمیں اپنے دانت دکھائے گا، کل کے جرگے میں تمہارے ہاتھ کو مجبور کرنے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ امی جان انہیں جو کرنا ہے کرنے دیں، ہم آج تک اتنے آزمائشوں اور فتنوں سے گزرے ہیں، ہم اس سے بھی گزر جائیں گے۔ دوسری جانب اورال اپنی بیوی چلپان کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتا ہے۔ اورال کہتا ہے کہ سب سے پہلے ارطغرل کے منہ پر بابا تماچا ماریں گے اور اس کے بعد میں اسے ذلیل کروں گا۔ اسی دوران وہاں باتوہان آتا ہے اور چلپان خیمے سے چلی جاتی ہے۔ اورال باتوہان سے کہتا ہے کہ باتوہان میں جانتا ہوں تم نے اپنی پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی، تم نے میرے ہر حکم کو بخوبی پورا کیا اور تمہیں پتہ ہے کہ وفاداری میرے لیے کتنی اہم ہے۔ جب وقت آئے گا تو اس وفاداری کا تمہیں انعام ملے گا، میں تمہیں اپنی بہن اسلحان دوں گا تاکہ تم کو پتہ چل سکے کہ تم میرے لیے باعث سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ پھر باتوہان کہتا ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ نے مجھے اس دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی بنا دیا ہے۔ پھر اورال کہتا ہے کہ نکولس نامی ڈاکو کو ڈھونڈو، اسے بتاؤ کہ میں اسے اہم کام دوں گا۔ پھر اورال باتوہان کو ایک سونے کی تھیلی دے کر کہتا ہے کہ یہ سونا اس ڈاکو کو دینا تاکہ وہ کام کی نوعیت کو سمجھ سکے اور اسے کہنا کہ میں کل اسے ملنے آؤں گا۔ دوسری جانب ارطغرل سلطان کے جاسوس کو ملنے اس جگہ آتا ہے جہاں اسے آنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ارطغرل اس جاسوس سے ملنے کے بعد اسے پوچھتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اس پر وہ جاسوس کہتا ہے کہ مشرق میں منگولوں کا ظلم و ستم بڑھ گیا ہے، وہ ترکوں کو ان زمینوں سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ترک ان زمینوں کو اپنا وطن بنانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ جاسوس کہتا ہے کہ ہم مشرق میں منگولوں سے لڑ رہے ہیں تو سلطان یہاں امن کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، آپ کو گورنر سے دوستی قائم کرنا ہوگی، آپ کو کراچائسر کو فتح کرنے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ سلطان کا حکم سر آنکھوں پر، جب تک وقت آتا ہے میں انتظار میں رہوں گا۔ اسی دوران ارطغرل کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اسی دوران ایک تیر آ کر سلطان کے جاسوس کو لگتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور بہت سے آدمی ارطغرل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر ارطغرل بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے بڑی ہنرمندی کے ساتھ ان کافروں کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ سب کو مارنے کے بعد ارطغرل جاسوس کے پاس جا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتا ہے تو وہیں سلطان کا جاسوس کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن اورال ڈاکو سے ملنے جاتا ہے۔ ڈاکو اورال سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بہت مشکل کام بتا رہے ہیں، مجھے اس سے کیا ملے گا؟ اس پر اورال کہتا ہے کہ تمہیں ہر حملے پر 100 سونے کے سکے ملیں گے اور تمام لوٹی ہوئی چیزیں تمہاری ہوں گی۔ وہ ڈاکو اورال سے کہتا ہے کہ تم مجھے 1000 سونے کے سکے کیوں نہیں دیتے؟ کیا تمہیں ارطغرل کا سر نہیں چاہیے؟ یہ سن کر اورال ہنس کر کہتا ہے کہ نکولس تم ارطغرل کو مارنے کے لیے اتنے طاقتور نہیں ہو، میں ذاتی طور پر اس کا سر کاٹوں گا۔ یہ سن کر ڈاکو غصے سے اپنا خنجر نکال کر اورال کی گردن پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کہا تم نے؟ پھر اورال کہتا ہے کہ میں نے وہی کہا جو تم نے سنا، ارطغرل پر ٹوٹ پڑو، اس کا بازار اس کے سر پر گرا دو، بازار کام نہیں کرے گا، تاجر اس پر انحصار نہیں کریں گے اور بھاگ جائیں گے۔
अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दूंगा। ये सुनकर डाकू अपना खंजर हटा लेता है। फिर उराल कहता है तुम्हें सोना मिल जाएगा और मुझे अर्तुगरुल का सर चाहिए। इसके अलावा मुनाफा सिर्फ यही नहीं होगा, एक और काम भी है। तुम्हें एक और जगह पर हमला करना होगा, जिसका मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर डाकू कहता है कि कौन सी जगह? उराल कहता है कि एक सोने की कान है, लेकिन वहाँ तुम हादत रियान को नहीं मारोगे। मैं चाहता हूँ कि उसे फरार होने दिया जाए, लेकिन तुम अर्तुगरुल के तमाम सिपाहियों को मार दोगे। हाली बाजार के सराय में तुर्क कबाइल के सरदार अर्तुगरुल की दावत पर आते हैं। अर्तुगरुल उनका इस्तकबाल करते हैं। तमाम तुर्क कबाइल के सरदार अर्तुगरुल को हाली बाजार फतह करने पर मुबारकबाद देते हैं। तब आर्तुग बे अर्तुगरुल से कहते हैं कि हजूर जानदार साहब और उसके बेटे अभी तक नहीं आए। अर्तुगरुल कहता है कि शायद जानदार साहब ना आए, लेकिन उराल और अलियार साहब जरूर आएंगे और जिरगा उनकी आमद तक शुरू नहीं होगा।